दिख रहा है कि साफ? कर दे सेंड। ठीक है, स्टार्ट हो गई। ठीक है भाई, अब हम आगे की क्लास पढ़ते हैं। और अभी तक हमने नवयुग्मक का निर्माण पूरा कर लिया। ठीक है, फिर कल हमने स्त्री केसर के बारे में पढ़ा था, और स्त्री केसर में हमने बीजांड का निर्माण कर लिया था। अब ध्यान से देखो, ये हमने बीजांड बनाया था ऐसे। ये बीजांड की पूरी संरचना पढ़ ली थी हमने। बीजांड में हमने ये भ्रूण कोश था अंदर वाला, ये वाली संरचना भ्रूण कोश। ठीक है, तो ये भ्रूण कोश के बारे में पढ़ लिया था हमने। अब ये संरचना बनी कैसे, इसके बारे में हमें पढ़ना है भाई। ये दो तीन कोशिकाएं ऊपर कैसे गई, दो कहाँ से आई, ये सब हमें पढ़ना है। तो इसके लिए पढ़ने से पहले हमें एक हेडिंग पढ़ना पड़ेगा, गुरु बीजाणु का निर्माण। ठीक है, आप लोग देखो, जब हमने परागकण का निर्माण पढ़ा था, ठीक है, तो परागकण का निर्माण कहाँ हुआ था? लघु बीजाणु धानी में। लघु बीजाणु धानी में किसका निर्माण हुआ था? लघु बीजाणु का। लघु बीजाणु का मतलब क्या होता है? परागकण। अब हम बीजांड का निर्माण पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसका निर्माण? बीजांड, या हम इसको बोल सकते हैं हम अंड कोशिका का निर्माण। अंड कोशिका का निर्माण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां लघु बीजाणु धानी में तो किसका निर्माण हुआ था? लघु बीजाणु का। तो अब हमें गुरु बीजाणु का निर्माण पढ़ना है। तो गुरु बीजाणु धानी में किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। और गुरु बीजाणु बाद में क्या बन जाएगा? अंड कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बाद में परिवर्तित होगा। तो अभी अपने को केवल दिमाग में इतनी सी बात बिठानी है, जैसे हमने पराग कोश का जब अनुप्रस्थ काटा था, तो काटने पर हमें 4 लघु बीजाणुधानियां दिखाई दी थी, तो वहां हमने उसको लघु बीजाणुधानी नाम दिया था। ठीक है, और लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण हुआ था? लघु बीजाणु का निर्माण हुआ था। अब यहां पर भी क्या है कि ये जो संरचना है पूरी, इस पूरी संरचना को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी बोल सकते हैं। तो पहले परिभाषा पढ़नी है हमें कि गुरु बीजाणु का निर्माण किसे कहते हैं, मतलब गुरु बीजाणु क्या होता है। तो लघु बीजाणुधानी में बनने वाली संरचना जो होगी, ये सॉरी, गुरु बीजाणुधानी में जो संरचना बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी परिभाषा, इसको हम, इससे हमें मतलब नहीं है का निर्माण कैसे हुआ। अब ध्यान से देखे जाना। आप अभी हमारे पास ये कुछ भी नहीं बने हैं, हमें ये सब पूरे बनाने हैं। ठीक है, अब बनाने हैं तो कैसे बनेंगे वो मैं अब आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखे जाना। अब आप लोग, अभी हमारे पास ये कुछ भी नहीं बने अंदर के। ठीक है, अब हमें ये अंदर के बनाने हैं, तो उस बनाने के लिए कौन सा हेडिंग पढ़ना है हमें? गुरु बीजाणु का निर्माण। तो अब गुरु बीजाणु का निर्माण देखते हैं कैसे होता है। ये मैंने इतना सा अभी ये बताया कि ये गुरु बीजाणु कहाँ से आ गया, तुम्हारे दिमाग में होगा कि ये चलते चलते। तो जैसे हमने लघु बीजाणु मतलब परागकण का निर्माण पढ़ा था, तो उसको लघु बीजाणुधानी में पढ़ा था। तो अब ये याद रखना है आप लोगों को कि जो अंड कोशिका होती है या जो बीजांड होता है, उस बीजांड का निर्माण किसमें होता है? गुरु बीजाणुधानी में होता है। इतना सा याद रखना है। ठीक है, अब होता कैसे है ध्यान से देखते हैं अब हम। ठीक है, हेडिंग तो हटा देते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, मैं ये देखो, हमें पढ़ना क्या है वो सब बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये संरचना ऐसी देखी थी अभी हमने, कल हमने ऐसी देखी थी। अभी हमारे पास ये क्या है कि पूरी कंप्लीट नहीं है। ठीक है,
अब ये मैं मिटा देता हूं। अब हमें ये संरचना बनानी है, हमें इस संरचना पे आना है। अब आएंगे कैसे, ध्यान से सुनो। पहली स्टेप यहां से, जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो नंबर 1 ही बनाओगे, ये तो मैंने आप लोगों को आउटलाइन बताया है, ठीक है। अब देखो ये क्या था, ये जो संरचना थी ये बीजांड काय था। क्या था ये, बीजांड काय, या आप लोग इसे क्या बोल सकते हो, भ्रूण कोश, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था पहले, तो ये तो है भ्रूण, ये तो पूरा तो बीजांड काय, और बीजांड काय में अंदर की ओर धसी हुई परत, कल बताई थी मैंने आप लोगों को। ये अंदर की ओर जो धसी हुई परत है वो मतलब भ्रूण कोश कहाँ स्थित होता है, बीजांड काय के अंदर स्थित होता है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया था, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो। अब ये हमारे पास क्या है, बीजांड काय, ये रहा बीजांड काय। अब यहां से समझना स्टार्ट कर देना आप लोग, ठीक है। ये मैंने बना दिया बीजांड काय। ठीक है, ये निकाल के मैंने यहां बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन चल रहा है ना ये। हिंदी कैसे हो जाता है यार, समझ में नहीं आता मुझे। हिंदी कैसे हो जाता है यार, समझ में नहीं आता मुझे। हिंदी कैसे हो जाता है यार, समझ में नहीं आता मुझे। हिंदी कैसे हो जाता है यार, समझ में नहीं आता मुझे। अभी जस्ट अब देखना, अब ध्यान से देखे ना आप लोग, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना। ये तो क्या है हमारे पास, बीजांड काय, ठीक है। इधर देखो, ये बीजांड काय है। सबसे पहले क्या होगा, बीजांड काय की कोई सी भी एक कोशिका, बीजांड काय की कोई भी एक कोशिका पोषक पदार्थों को ग्रहण कर आकार में बड़ी हो जाती है। अब कोई सी भी एक कोशिका है, ठीक है। तो यहां से देखो, अब आप लोग दूसरी स्टेप में देखते हैं। ये सब मैं अभी साफ करूंगा क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी इसकी बोर्ड की, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखे जाना आप लोग। ये बीजांड काय था, इसमें क्या है, कोई सी भी एक कोशिका पोषक पदार्थों को ग्रहण कर आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो यहां से मैं बना देता हूं, ये एक कोशिका आकार में बड़ी हो गई, ठीक है। क्यों बड़ी हुई, कारण बता दिया इसका, पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है, ठीक है। इस बड़ी हुई कोशिका को क्या बोलते हैं हम, दिखाई दे रहा है कि ऊपर, प्रसूतक या आर्की स्पोरियल कोशिका। प्रसूतक या क्या बोलते हैं इसको हम, आर्की स्पोरियल कोशिका कहते हैं, ठीक है।
ये आर की स्पोरियल कोशिका यहां से टूटकर मध्य में आ जाती है। तो दूसरी स्टेप में लिखता हूं मैं, ये तो फर्स्ट स्टेप की बात हो गई। सेकंड में क्या होगा, प्रसूतक कोशिका मध्य में आ जाती है। अब ये प्रसूतक कोशिका मध्य में आ गई। देखो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये जो संरचना है ये पादप की ही, पादप का ही भाग है। ठीक है, तो पादप कौन सी अवस्था में होता है, 2n अवस्था में। ये तो क्या है, पादप, पादप 2n अवस्था में है। पादप के अंदर मादा जनन अंग क्या होता है, स्त्री केसर, या आप लोग अब इसको क्या बोलने लग गए, जायाम। ये भी कौन सी अवस्था में होगा, 2n अवस्था में। ठीक है, इस स्त्री केसर में क्या बन रहा है, बीजांड। ये बीजांड भी कौन सी अवस्था में होगा, बीजांड की प्रत्येक कोशिका 2n अवस्था में। फिर बीजांड में बनेगी अंड कोशिका, ये अंड कोशिका होती है n अवस्था में। तो अभी ये बीजांड की प्रत्येक कोशिका, ये बीजांड ही तो हमने निकाल के यहां रखा है। तो बीजांड की ये प्रत्येक कोशिका कौन सी अवस्था में है, ये सब 2n अवस्था में है। तो अब मैं यहां बना रहा हूं, यहां की जगह में वापस ये जो नष्ट हुई थी ये कोशिका, ये टूट के बीच में आई थी, ये वापस पुनरुद्भव से भर जाती है। ठीक है, तो ये आ गई कोशिका बीच में, ये कौन सी अवस्था में, 2n अवस्था में। ठीक है, और ये जो भित्ति है, ये भित्ति चारों ओर की भित्ति, ये किसकी बनी हुई है, पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये यहां पर जो आर की स्पोरेल या प्रसूतक कोशिका थी वो यहां पर टूटकर यहां आ गई। ठीक है साहब, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, देखो बोर्ड पे, अंकित कोई दिक्कत है क्या, ये जो सामने बैठे हैं कौन है ये, बेटा रिप्लाई करो, कोई दिक्कत है क्या। जो अभी ये मैंने 3 स्टेप बताया उसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर, ठीक है साहब। अब देखो इस कोशिका में सबसे पहले होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन होने से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 2 कोशिकाएं। ये बन गई 2 कोशिकाएं। ये एक तो ऊपर और ये एक नीचे। अब दोनों कोशिकाओं में या मैं एन एन लिखूं या 2n लिखूं, दोनों कोशिकाओं में मैं एन एन लिखूं या 2n लिखूं, बताओ अंकित। दोनों जो कोशिकाएं बनी है श्रद्धा और नीलाक्षी, आप बताओ, एन और एन, श्रद्धा ने बताया। नीलाक्षी आपका क्या आंसर है, 2n। अंकित आपका क्या आंसर है, एन। ठीक है, श्रद्धा और अंकित दोनों का गलत है, नीलाक्षी का ठीक है। बेटा समसूत्री विभाजन हो रहा है ना, आप लोगों को मैंने पहली क्लास में ही समसूत्री अर्धसूत्री में अंतर बताया था। दोबारा एक बार और देख लो, ये अगर 2n कोशिका है और ये भी 2n कोशिका है, यहाँ समसूत्री विभाजन हो रहा है तो 2 कोशिकाएं बनेगी, यहाँ भी विभाजन हो रहा है, कोई अभी पता नहीं है हमें, तो यहाँ भी 2 कोशिकाएं बनेगी। लेकिन यहाँ समसूत्री, यहाँ कोई विभाजन हुआ 2n कोशिका बनी, यहाँ कोई विभाजन हुआ n कोशिका बनी।
तो इसका मतलब है कि जब जनक कोशिका से उत्पन्न संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी तो समसूत्री विभाजन होगा, और गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? समसूत्री विभाजन बोल रहे हैं ना। तो समसूत्री विभाजन बोल रहे हैं तो क्या होगा? सरदा ने मैसेज डिलीट कर दिया। हाँ, तो सरदा आप बता दो क्या होगा? आ गए आप लोगों की बात समझ में? कौन से होगा विभाजन? मतलब विभाजन, समसूत्री विभाजन से कितने बनेगी? 2n कोशिका। नींद में तो नहीं है ना? ध्यान दें। ठीक है साहब, यहां तक की बात आ गई। तो अब ये दो कोशिकाएं बन गई हमारे सामने, ठीक है। ऊपर वाली कोशिका को गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और नीचे वाली कोशिका को बोलते हैं हम भित्तीय कोशिका। ठीक है, ये दो कोशिकाएं हमारे सामने बन गई। ठीक है, दो कोशिकाएं बन गई अब हमारे सामने। अब जो भित्तीय कोशिका है, यहीं लिख देता हूं मैं, सेकंड स्टेप हो गई। ये थर्ड स्टेप में समसूत्री विभाजन, और ये फोर्थ स्टेप में क्या होगा? भित्तीय कोशिका में अनियमित विभाजन होने से, इसमें अनियमित विभाजन होगा इस कोशिका में, तो अनियमित विभाजन होने से इसके अंदर ही एक भित्ति बन जाएगी। अनियमित विभाजन होने से बीजांड में एक पतली भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब देखो अगली स्टेप में, देखो इसको, पतली भित्ति का निर्माण हो जाता है। ये पतली भित्ति देखो आप लोग, दिखाई दे रही है आप लोगों को? ये पतली भित्ति बन गई किसकी वजह से? भित्तीय कोशिका की वजह से। अब हमारे पास अंदर क्या रह गया? ये एक 2n कोशिका रह गई। इस 2n कोशिका को अभी हम क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे हम इसको? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यही बोलेंगे ना हम इसको, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है क्या भाई? ठीक है ना? इसके बाद इसमें एक, देखो अपने यहाँ बूंदी में तो ना, मैंने कई लोगों के नोट्स देखे, वो ये जो संरचना आ जाती है ना, इसी को बोल देते हैं गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी चलेगा। अभी ये तो केवल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी है। जैसे आप लोगों ने लघु बीजाणुधानी पढ़ी थी, उसमें पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी थी, याद है? थोड़ा बहुत याद आ रहा हो अगर आप लोगों का ध्यान हो ना। लघु बीजाणुधानी में सबसे पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी थी, फिर उसके अंदर हमने क्या करा था, याद है क्या? अर्धसूत्री विभाजन, फिर एन कोशिकाएं बनी थी, फिर पराग चतुष्क बना था, फिर बाद में लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण हुआ था। ऐसा कुछ याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इधर देखो, यहां भी क्या बनेगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इसमें क्या होगा? एक तो समसूत्री विभाजन इसमें होगा, और दो अर्धसूत्री विभाजन।
ठीक है, तो पहले मैं समसूत्री विभाजन वाली स्टेप दिखता हूं। समसूत्री वाली स्टेप बनाते हैं पहले तो। इसमें समसूत्री होगा एक, तो एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, मतलब एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही। समसूत्री विभाजन इसमें हुआ है, तो यहां पर ये कोशिका कौन सी होगी, 2n 2n। ठीक है, फिर हमने कहा कि दो अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो एक तो इसमें होगा और एक इसमें होगा। ठीक है, तो दो अर्धसूत्री विभाजन, चलो यहां तो मैं समसूत्री लिख देता हूं, एक समसूत्री विभाजन, और यहां वाली स्टेप में लिख देते हैं दो अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये दो अर्धसूत्री विभाजन हो गए। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ एक, ये दो कोशिकाएं बन गई इसमें। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ एक, ये चार कोशिकाएं बन गई। इसमें हुआ तो दो कोशिकाएं, इसमें हुआ तो दो कोशिकाएं। अब यहां अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक की बात आ गई समझ में। तो इनमें से तो क्या होगा, तीन तो होते हैं निष्क्रिय, गुरु बीजाणु, और एक होता है सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, ये सक्रिय गुरु बीजाणु इन तीनों को निष्क्रिय, जो निष्क्रिय है, इनको पोषक के रूप में ग्रहण करके अब ये आकार में बड़ा हो जाएगा। ये तीनों तो हो जाएंगे नष्ट, और ये क्या करेगा, ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है इन तीनों को पोषक के रूप में ग्रहण कर लेगा और इन तीनों को नष्ट कर देगा। निष्क्रिय तो कोई काम के नहीं थे वैसे भी। अब ये हो गया बड़ा, ये एन। ठीक है, तो ये क्या है, गुरु बीजाणु है, ये गुरु बीजाणु। अभी तो हमारे पास गुरु बीजाणु बना है, अभी तो हमें ये संरचना, ये तीनों, ये दोनों, ये ऊपर वाले तीनों, ये सब बनानी है। ठीक है, तो यहां तक जो बीजांड का विकास पढ़ते हैं ना, ये दो स्टेप में होता है। एक तो गुरु बीजाणु के निर्माण के रूप में होता है, और एक होता है भ्रूण कोष के निर्माण के रूप में होता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को मैं दोनों, जो तो आप लोग अभी देख रहे हो वीडियो, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बोर्ड से अच्छे से देखो। कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही तो मुझे वापस कमेंट्स करके बोल दो। वैसे मैं अभी वापस पूरा बताने वाला हूं 2 मिनट में, लेकिन आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है देखने का, देख लो। और समझ में आ गया हो तो बोल देना, या दोबारा बताना हो तो वो भी बोल देना। अजय प्रजापति, हाय सर, हेलो। अजय,
अभी पढ़ाई कर रहे हो बेटा तुम भी? अजय पढ़ रहे हो? हाँ सर, तो बेटा बोर्ड पे देखो और समझो। ये कौन कौन ऑनलाइन है, एक बार हाई हेलो तो कर लो भाई, कौन कौन है ये? ठीक है, टाइम हो गया आप लोगों का पूरा। बताओ मुझे, कोई दिक्कत है क्या? बताओ, कोई दिक्कत आ रही हो तो। अजय, हाँ सर। ये तो हाई हेलो कर रहा है मतलब। हाँ, मैं सामने आया तो नहीं क्या? नहीं है सर, नहीं है सर। ठीक है साहब, नहीं है, फिर भी मैं 2 मिनट में अभी वापस रिवाइज कर देता हूँ, तो दिमाग में सेट हो जाएगा आप लोगों के कि भाई हमें क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले थे? गुरु बीजाणु का निर्माण। हेडिंग हमने ये पढ़ा था, गुरु बीजाणु का निर्माण। तो गुरु बीजाणु ध्वनि में गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु, सॉरी, गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणु ध्वनि में होता है, ऐसा हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहले हमारे पास जो बीजांड है, ठीक है, इस बीजांड के जो चारों ओर आवरण होता है वो किसका होता है? पेक्टिन और सेल्यूलोज का होता है। तो बीजांड की कोई सी भी कोशिका, ये बीजांड है पूरा, बीजांड की कोई भी एक कोशिका पोषक पदार्थों को ग्रहण कर आकार में बड़ी हो जाती है। तो बीजांड की कोई सी भी कोशिका, ये मान ली हमने, ये आकार में बड़ी हो गई और पोषक पदार्थों को ग्रहण करके बड़ी हो गई। क्या नाम दिया? प्रसूतक या आर्किस्पोरियल कोशिका। ये प्रसूतक कोशिका क्या आ जाएगी? यहां से टूटकर मध्य में आ जाती है, ये आ गई यहां पर मध्य में। ये 2n कोशिका है, क्योंकि ये सारा का सारा जो बीजांड है ये पादप का ही भाग है। तो पादप का भाग होने के कारण ये अभी कौन सी अवस्था में? 2n अवस्था में है। ठीक है, फिर इस 2n अवस्था में इस कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ऊपर वाली कोशिका को बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और नीचे वाली कोशिका को हम बोलते हैं वित्तीय कोशिका। जो वित्तीय कोशिका है उसमें अनियमित विभाजन होता है, जिसके कारण इस बीजांड में एक पतली भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो ये बीजांड में आप लोग देख रहे हो, पतली भित्ति का निर्माण हो गया है अंदर की तरफ, और एक कोशिका बच गई। इस कोशिका का नाम क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। फिर इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में एक समसूत्री विभाजन हुआ, एक समसूत्री विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन गई। फिर इन दोनों कोशिकाओं में एक एक अर्धसूत्री विभाजन, या डायरेक्ट बोल सकते हैं दो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो दो अर्धसूत्री विभाजन होने से चार कोशिकाओं का निर्माण होगा, चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से तीन तो निष्क्रिय होती है, तीन निष्क्रिय गुरु बीजाणु बनते हैं, और एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है। जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वो निष्क्रिय गुरु बीजाणुओं को पोषक के रूप में ग्रहण कर उनको नष्ट कर देता है, और एक सक्रिय गुरु बीजाणु या गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। तो ये गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया हमारे पास। यहां तक की बात मैंने आप लोगों को बता दी, किसी को दिक्कत भी नहीं है। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, यहां से मिटाना पड़ेगा बोर्ड को। ठीक है, थोड़ा इसको दिमाग में या तो स्क्रीनशॉट लेके कहीं रख लो, क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ भाई वो वाली स्टेप वो वाली स्टेप, तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, नहीं तो बाद में वीडियो देखोगे तो वापस आ ही जाएगा आप लोगों के सामने। ठीक है साहब, अब यहां से आगे पढ़ने वाले हैं हमारे पास। हमें पढ़ना क्या था? हमें तो ये बनाना था ये। अब ये बनाने के लिए अब देखो, अगला हेडिंग पढ़ रहे हैं हम, भ्रूण कोश का निर्माण या भ्रूण कोश का विकास। ठीक है, सब मिटाना पड़ेगा मुझे। अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं, आप लोगों को कहीं बुक में ऐसा दिखेगा, ये तीन तो नीचे वाले निष्क्रिय और एक ऊपर वाला सक्रिय, ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है ना?
अभी हम इस बीजांड को किस रूप में काम में ले रहे हैं, ये सीधा बीजांड है यूं, ठीक है। अगर ये यूं घूम जाएगा, अगर सपोज करो ये यूं घूम जाता है तो ऊपर तो 3 निष्क्रिय, नीचे 1 सक्रिय हो जाएगा। अगर सीधा हो जाता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। जैसे मैंने क्या कहा आपको लोगों को, अभी मैं बता रहा हूं कि ऊपर वाले 3 तो होते हैं निष्क्रिय और 1 होता है सक्रिय। ये तो हमने इस अवस्था में पढ़ा जो सीधा बीजांड है। अगर मैं इसको 180 डिग्री पे घुमा दूं, क्योंकि मैंने कल कहा था कि अधिकांश बीजांड 180 डिग्री पर घूमते हैं और प्रतीप बीजांड का निर्माण करते हैं, याद हो तो, ठीक है ना। तो प्रतीप बीजांड जब बनेगा तो ये ऊपर तो सक्रिय चला जाएगा और तीनों निष्क्रिय नीचे हो जाएंगे। तो कई बुकों में आप लोग क्या देख सकते हो, ये नीचे निष्क्रिय होते हैं और एक ऊपर सक्रिय होता है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ आप लोग, तो क्योंकि ज्यादा पढ़ा देते हैं ना, वो भी हानिकारक हो जाता है कभी कभी। यहां तक ही देखते हैं अपन, तो ये 3 सक्रिय 3 निष्क्रिय। आगे देखते हैं गुरु बीजाणु का निर्माण, ठीक है साहब। यहां तक तो हो चुका है। अब देख लो, इस गुरु बीजाणु से आगे बढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। हेडिंग है भ्रूण कोश का निर्माण या मादा युग्मकोद भिद का विकास। मादा युग्मकोद्भिद का विकास, भ्रूण कोश का निर्माण या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। अब देखो, यहां से देखते हैं हम, सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र को, सॉरी, सक्रिय गुरु बीजाणु में एक समसूत्री विभाजन होने से, इस चीज को मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु, ये एन अगुणित, ठीक है। इस सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब समसूत्री विभाजन ही होगा तो एक क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। ये चित्र बनाने में जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना, आप लोग भी ऐसे ही करना उसमें, नोट्स में। ऐसा नहीं कि एक लाइन बना के छोड़ दो, बना लेंगे बाद में। मैं सारे डायग्राम में पूरे पूरे बनाता हूँ। समसूत्री विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बन गई, ये एन और ये एन, ठीक है। तो 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जो अपने अपने ध्रुवों की ओर जाती हैं। ये क्या करेगी, ये तो अपने ध्रुव की ओर, ये ऊपर वाले ध्रुव की ओर और ये नीचे वाले ध्रुव की ओर जाती है, ठीक है। अब पहुंचा दो इनको अपने अपने ध्रुवों पर, तो ये तो पहुंच गई अपने ध्रुव पर, तो ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं बताओ। दिखाई तो दे रहा है नहीं मुझे, कमेंट्स करके बताओ आप लोग। ऊपर वाला जो बीजांड का ऊपर वाला भाग था उसे क्या बोला था हमने,
मैं डायग्राम बनाऊं ना जितनी देर में, आप लोग कमेंट्स कर दिया करो कि भाई सर ये पूछ रहे हैं तो इसका आंसर ये है। नहीं आता है तो अपन सही कर ही देते हैं। ऊपर वाले भाग को, नीचे वाले भाग को क्या लिखा है था आप लोगों को? क्या बताया था भाई? ये ऊपर वाला भाग क्या था? अरे भाई बता दिया करो। ऊपर वाला भाग था निभाग, और ये नीचे वाला भाग था बीजांड द्वार। ठीक है, कोई नहीं, मैं ही बता दिया करूंगा आप लोगों को। तो अब ये ध्रुव पर पहुंच गया, यहां पर ये पहुंच गया ऊपर, और ये पहुंच गया अपने ध्रुव पर नीचे। ठीक है, जब ये ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तो इनमें दो दो समसूत्री विभाजन होते हैं। ऊपर वाले में भी दो होंगे, दो दो समसूत्री विभाजन होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ, ध्यान से देखना आप लोग, दिख रहा है ना? ये तो हुआ एक, कितनी कोशिकाएं बन गई? दो बन गई। ये हुआ दूसरा, कितनी कोशिकाएं बन गई? चार बन गई। यहां पर भी ये हुआ एक, और ये हुआ दूसरा, तो चार चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। दो दो समसूत्री विभाजन हुए, दो दो समसूत्री विभाजन होने से ये स्टेप यहां नहीं आएगी। आप लोग ने बनाओगे, मुझे पता है, कॉपी करते हैं सब। एन एन ये बन गई चार कोशिकाएं, दो और दो चार, ये भी एन एन एन, ये बन गई चार, एन 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 एन। तो दो दो समसूत्री विभाजन होने से चार चार अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, चार चार अगुणित कोशिका का निर्माण हो गया है अब यहां पर। अब देखो, इन चार में से एक कोशिका और इन चार में से एक कोशिका, दोनों ध्रुवों की एक एक कोशिका, दोनों ध्रुवों की एक एक कोशिका वापस मध्य में आकर जुड़ जाती हैं। तो दोनों ध्रुवों की एक एक कोशिका, यहां लिख देता हूं मैं, दोनों ध्रुवों की एक एक कोशिका मध्य में आकर जुड़ जाती है। ठीक है, अब जोड़ देते हैं, देखें मध्य में आकर जुड़ गई तो। अब ये ऊपर रह गए तीन, जो चार थे ना, तो एक तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही, एक दो तीन। यहां से एक कोशिका रवाना हो गई, ये मध्य में आने वाली है। यहां पर भी चार थी, तो एक कोशिका ये रही, एक ये रही और एक ये रही। यहां से भी एक कोशिका रवाना हो गई और कहाँ आ गई? ये मध्य में आ गई। तो दोनों ध्रुवों की एक एक कोशिका मध्य में आकर जुड़ जाती है, तो ये मध्य में आ रही है, और जोड़ने के लिए हम आगे वाले स्टेप काम में ले लेते हैं।
ठीक है, ऊपर रह गए 3 कोशिका, 1 2 3। ये दोनों कोशिकाएं मध्य में आकर जुड़ जाती है, N और N। नीचे रह गई 3 कोशिकाएं, दोनों कोशिकाएं मध्य में आकर जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद किसका निर्माण करती हैं? ये द्वितीयक, द्वितीयक कोशिका बोलो, द्वितीयक केंद्रक बोल दो, या इसका दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? ध्रुवीय कोशिका। मैंने उस दिन आप लोगों को बोला था कि इनका नाम ध्रुवीय क्यों रखा गया है, ये मैं आप लोगों को आगे वाली क्लास में बता दूंगा। तो अब पता चल गया आप लोगों को कि भाई द्वितीयक तो पता चल गया कि भाई दोनों को 2 कोशिकाएं हैं तो द्वितीयक कोशिका बोला, लेकिन ध्रुवीय कोशिका क्यों कहा? क्योंकि ये दोनों कोशिकाएं ध्रुवों से आई हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? ध्रुवीय कोशिका। फिर ऊपर वाली तीनों कोशिकाएं आपस में जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा जुड़कर, ऊपर वाली तीनों कोशिकाएं आपस में क्या करेंगी? जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा जुड़कर। अब ये किसके द्वारा जुड़ गई? जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा जुड़ जाती है। तो जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करती है? प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, और नीचे वाली तीनों कोशिकाओं में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं अंड कोशिका, और 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका के रूप में इसके दोनों ओर या पार्श्व में पाई जाती हैं, जिन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं, जिन पर छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फेलिफॉर्म तंतु, फिलीफॉर्म उपकरण या फिलीफॉर्म तंतु कहते हैं। और ये कोशिका किसका निर्माण करती है? अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। ये अंड समुच्चय बन गया। अब ये सब किसके अंदर बन रहा था? ये सब आप लोग देखो, अब मैं इसको मिटा देता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये सब बना था इस बीजांड के अंदर। अब आ गई होगी बात समझ में, ये संरचना कैसे बनी। ठीक है, आ गई कि भाई समझ में? मैं वापस बताने वाला हूं, एक बार खुद भी देख लो, देख लो भाई। अंकित बेटा, कोई दिक्कत है क्या? अजय, नीलाक्षी, श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा है कि शारदा है? श्रद्धा, हाँ बोलो भाई। वापस से समझाऊं क्या? सो जाते हो क्या बीच बीच में? एक कमेंट सीधे रहते हैं इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये मोबाइल चला के सो गए हैं। नीलाक्षी ये थोड़ी होश में है, श्रद्धा भी होश में है, ये 2 ही रहती है होश में तो।
ओ तो चलो कोई नहीं, ठीक है साहब। मैं इसको एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा, अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार जब हम डायग्राम को बनते हुए देख लेते हैं ना, तो हमें थ्योरी लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखो हमने यहाँ लास्ट में क्या बनाया था, गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण पढ़ लिया था हमने। अब सक्रिय गुरु बीजाणु से इस भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होगा, भ्रूण कोश का निर्माण या मादा युग्मकोद्भिद। तो मादा युग्मकोद्भिद तो क्या होता है, ये अंड कोशिका है, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, अब ये पढ़ने वाले हैं हम। तो क्या होगा, जो सबसे पहले सक्रिय गुरु बीजाणु था, उस सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या हो रहा है, देखो यहां पर एक समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो जैसे इसमें एक समसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी। दोनों कोशिकाएं क्या होंगी, ध्रुवों की ओर गति करती हैं। जब ये ध्रुवों पर पहुंच जाती है, दोनों कोशिकाएं कहां पहुंच गई, ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर पहुंचने के बाद दोनों कोशिकाओं में दो दो समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। बोर्ड पे देखते रहो आप लोग, चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। फिर इन चारों कोशिकाओं में से एक एक कोशिका, जो ध्रुवों पर पहुंच गई कोशिका, उन ध्रुवों की कोशिकाओं में से एक एक कोशिका वापस मध्य में आ जाती है और मध्य में आकर जुड़ जाती है। तो उन्हें हम बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, ठीक है, या द्वितीयक कोशिका कहते हैं। जो ऊपर वाली तीन कोशिकाएं थी वो आपस में जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा जुड़कर प्रतिव्यासांत या फिर किसका निर्माण करती हैं, बोलो, प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण करती हैं, ठीक है। और नीचे वाली कोशिकाओं में से एक कोशिका आकार में बड़ी होकर अंड कोशिका, और दोनों कोशिकाएं जो छोटी कोशिकाएं वो पार्श्व में स्थित होती हैं, उन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं, ठीक है। इन सहायक कोशिकाओं पर फिलीफॉर्म उपकरण या फिलीफॉर्म तंतु पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, पराग नली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अंड कोशिका को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब तो अच्छे से आ गया होगा समझ में, क्या है। हाँ सर आ गया, बढ़िया है, आ गया तो। ओके, अब इसके बाद एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो मैं उन क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखता हूँ, आप लोग मुझे आंसर साथ के साथ ही दे देना। अभी से सोच लेना, जब मैं क्वेश्चन लिखूँ ना बोर्ड पे, तभी आप लोग दोनों जो भी देख रहे हो ना, वो आंसर मुझे दे देना हाथों हाथ, क्योंकि पता चले ना आप क्वेश्चन क्या है, तुमने कितना पढ़ा और थोड़ा बहुत याद भी रखते हो कि नहीं रखते। एक आवर्त बीजी पुष्प, आवर्त बीजी पुष्प का मतलब है एंजियोस्पर्म के पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर युग्मकोद्भिद, आपके लिए और सरल कर देता हूं मैं, नर युग्मकोद्भिद मतलब पराग कण, जहां नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद अंड कोशिका का निर्माण होता है। बता दो आंसर।
हाँ बता दो जल्दी, आंसर बताओ, बता दो, बता बता। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण पराग कण में है? अरे बेटा सरदार, जल्दी इतनी एक्साइटेड क्यों हो जाती है? मतलब क्वेश्चन देखते थोड़ा सोचा तो कर। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण परागकण में होता है, मतलब परागकण में बनेगा ना, क्या बात है। मैं पूछ रहा हूं परागकण का निर्माण कहां होता है, और तूने ये बता दिया अब इसका निर्माण इसी में होता है। थोड़ा सोचो। मैंने सुना तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। सर गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं बेटा, गलती, हाँ तो ऐसे बोला ना, गलती से टाइप। वेरी गुड, पराग कोश आंसर है इसका आंसर। तो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में। ठीक है, दूसरे का आंसर भी दो। सोनाक्षी जी भी ऑनलाइन है क्या? क्या बात है सोनाक्षी जी, आपको भी पढ़ने की जरूरत पड़ गई। दूसरे का आंसर दो सोनाक्षी। तो ये तीसरी सोनाक्षी है, मतलब सरदा, नीलाक्षी, सोनाक्षी। मादा में बीजांड, जैसे नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कहाँ हो रहा है? परागकोश में। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण स्त्री केसर के बीजांड में निर्माण होता है। ठीक है, सही है आंसर। ठीक है साहब, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।